तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, जो हमारे राजस्थान इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है। तो आप ये मान सकते हैं इकोनॉमिक्स में इंडियन और राजस्थान दोनों से संबंधित हमारा एक टॉपिक टॉपिक है हमारा सार्वजनिक निजी सहभागिता, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को पूरा देखें तो अवसंरचना में निजी विनियोग, सार्वजनिक निजी सहभागिता, परियोजनाएं, दृष्टिकोण और संभावनाएं, अर्थात इसकी सारे पहलुओं को जानने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी होती क्या है। जब क्या होता है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए, किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए। सार्वजनिक मतलब सरकार। इसके विकास के लिए निजी क्षेत्र के द्वारा सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। तो समझ गए होंगे आप, विकास करना में सार्वजनिक क्षेत्र का, इसके लिए निजी क्षेत्र के द्वारा सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। तो उसे सार्वजनिक निजी भागीदारी या पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, 31 मार्च 2024 तक 17,790.59 करोड़ रुपए की निवेश राशि से 197 सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। तो इतनी परियोजनाएं तो हमने पूरी कर दी है। बात करें इस चीज की जरूरत क्या है। क्या सरकार के पास पैसे नहीं है जो उनको निजी क्षेत्र की जरूरत पड़ रही है बार बार कहने की? तो बात करें, हमें क्या करना है? तीव्र आर्थिक विकास करना है। क्या करना? आर्थिक विकास को तीव्र करना। सरकार के पास भी पैसे हैं लेकिन जनता का सहयोग भी चाहिए। तो हमें क्या करना? तीव्र आर्थिक विकास करना है। हमारे पे शहरों की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है, गांवों से शहरी की ओर बढ़ता पलायन। इस वजह से क्या, जो हमारी विद्यमान बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमारे लिए कम पड़ रही है। तो इस पे जो जितनी भी है उन पे बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है। इससे अधिकांश राज्यों में बुनियादी सुविधाओं की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ गया है। अर्थात मांग तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनकी आपूर्ति कम होती है। इसी वजह से सड़कों पर, हाईवेज पर कई बार जाम लग जाता है क्योंकि गाड़ियां ज़्यादा है, रोड की साइज कम है। राज्य सरकार सुलभ, सस्ती और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने नागरिकों, नागरिक संगठनों, मीडिया के बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। जहां बुनियादी सुविधाओं में अंतर बढ़ गया है, वहीं क्या राजकीय बजटीय संसाधन इस घाटे की पूर्ति करने में असमर्थ हो रहे हैं। अर्थात सरकार के पास जितना भी बजट है, उस बजट का उपयोग यदि वो कर भी ले, तब भी सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक आधारभूत संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सरकार की जो तकनीकी संसाधन और अधिशासी क्षमता है, ये भी कमी है। अतः सरकार के पास जो एक तो तकनीकी संसाधन और एक अधिशासी क्षमता, अर्थात जो मैनेजमेंट करने की क्षमता है, इसकी भी कमी है। इस वजह से सारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात इसके अंदर हमें पब्लिक को शामिल करना, निजी क्षेत्र को शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं, निजी क्षेत्र को यदि आप शामिल करते हो तो इसके कुछ तरीके होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तरीके होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल बनाए गए हैं। तो विभिन्न प्रकार के पीपीपी मॉडल की बात करें, पहला आता है बोट मॉडल, जिसे कहते हैं BOT मॉडल। बी का मतलब होता है बिल्ड, ओ का मतलब होता है ऑपरेट और टी का मतलब होता है ट्रांसफर। इससे कहते हैं BOT मॉडल में बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल। तीनों को यदि मिला के देखें तो BOT बनता है। अब क्या होता है कि यह मॉडल 30 वर्ष या इससे अधिक की जो अवधि के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, क्या 30 साल या इससे ज़्यादा अवधि के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम आता है। अब इसमें वैसे भी सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी को बुलाएंगे और उसको क्या करेंगे? टेंडर दे देंगे। अतः निजी क्षेत्र के द्वारा परियोजना का निर्माण, आप ध्यान देना, पूरा का पूरा निर्माण करेगा निजी क्षेत्र, परिचालन चलाएगा उसको, निश्चित अवधि के बाद सरकार को हस्तांतरित, क्या सरकार को हस्तांतरित किया जाता है। इसके अंदर सभी प्रकार के जोखिम और या फिर क्लियरेंस, इनमें देरी से जोखिम, लोन महंगा होना, ऑपरेटिंग रिस्क, आग, तोड़फोड़, खरीदारी, न्यायिक हस्तक्षेप के कारण देरी से संबंधित जोखिम सब निजी क्षेत्र का होता है। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि सरकार ने कहा कि जैसे जयपुर से क्या करना है, जयपुर से टोंक के लिए, किसके लिए? टोंक के लिए क्या है? नेशनल हाईवे बनाना है। क्या? नेशनल हाईवे बनाना है। अब जयपुर से टोंक के बीच में क्या है? नेशनल हाईवे बनाना है। निजी क्षेत्र को बुलाया जाएगा।
निजी क्षेत्र क्या कहेगा कि सबसे कम पैसे के अंदर जो बोली लगाएगा उस निजी क्षेत्र की कंपनी को वह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। अब बोट मॉडल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद पूरा का पूरा नेशनल हाईवे उस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। बनाने के बाद उस नेशनल हाईवे पे जैसे 20 टोल लगाने या 10 टोल लगाने, 10 टोल लगा देगा वो। और इन टोलों से क्या है, उसकी कमाई वसूल करेगा। क्या करेगा, जितना पैसा उसने लगाया है नेशनल हाईवे बनाने के लिए उस पैसे को वसूल करेगा। जब उसका पैसा वसूल हो जाएगा तो उस पैसे वसूल होने के बाद ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे क्या है, सरकार को ट्रांसफर कर देगा। तो बिल्ट भी करेगा, ऑपरेट भी करेगा, ट्रांसफर भी करेगा। अब ये क्या है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों क्यों क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं। कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कभी कभी जैसे 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो उनको वसूल करने में काफ़ी समय लगता है कंपनियों को। तो इसलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते। इसलिए हमने पहली लाइन में बताया कि जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये मॉडल होते हैं 30 साल या अधिक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो निजी कंपनियां होती है उनको इन चीज़ों को वसूल करने में काफ़ी समय लगता है। अब सरकार को क्या फ़ायदा है इससे, सरकार को ये फ़ायदा है कि अगर इसमें लोन लिया, लोन महंगा हो गया, जो ब्याज रेट चेंज हो गई, कहीं आग लग गई, कोई तोड़ फोड़ हो गई, खरीदने में हल्का सस्ता मोटा कोई भी दिक्कत आती है तो ये निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को तो एक निश्चित समय के बाद वो ट्रांसफर करना पड़ेगा निजी क्षेत्र को। तो सरकार के लिए फायदा है, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। अब बात करें इसी मॉडल को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको बूट मॉडल भी कहते हैं। बूट मॉडल का मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, अर्थात बिल्ड का मतलब बनाना है, ऑन करना है, चालू करना है, ऑपरेट का मतलब चलाना है, ट्रांसफर मतलब आपका पैसा वसूल हो जाए उसके बाद सरकार को वापस दे देना। फिर इसी को बीटीयू मॉडल में बिल्ड ट्रांसफर यूज ये मॉडल भी कहते हैं। अब बीटीयू मॉडल का मतलब होता है कि जैसे पहले बिल्ड करना है, फिर सरकार को ट्रांसफर कर देना है, फिर सरकार से किराए पे ले लेना है। क्या, सरकार पे से किराए पे ले लेना है और एक तरह से यूज करना है, यूज कर करके पैसे अपने वसूल करने जब तक आपके पैसे वसूल हो जाते। लेकिन बीटीयू मॉडल में इस चीज़ का पूरा ध्यान सरकार रखती है कि उसका पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ। होते ही सरकार उस मॉडल को अपने पास ले लेगी, उस परियोजना को अपने पास ले लेगी। फिर एक मॉडल आता है हमारे DBFOT मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर। क्या, DBFOT मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर। इसमें डिजाइन भी निजी क्षेत्र करता है, बिल्ड भी करता है, फाइनेंस में पैसा भी वही लगाएगा, ऑपरेट भी वही करेगा, और जब उसका पैसा वसूल हो जाएगा तो उसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे करके इस मॉडल में और भी मॉडल आते हैं, जैसे BWT बूट, BTU, DBFOT, ये सारे मॉडल इसके अंदर आते हैं। इस मॉडल से हम रोड, पुल, हवाई अड्डा ये सब बनाते हैं। जितने भी नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो इनसे ये चीज़ें हो रही है। दूसरा मॉडल आता है हमारा EPC मॉडल। EPC मॉडल में क्या होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र क्या करता है, प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की भूमिका निभाता है। अर्थात कि जबकि निवेश, जोखिम और क्लियरेंस ये सब सरकार के जिम्मे आता है। निजी क्षेत्र इसके अंदर क्या करेगा, सारे के सारे इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स सारी निजी क्षेत्र लगा। प्रोक्योरमेंट मतलब कौन सा सामान खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सारा काम कौन करेगा, निजी क्षेत्र। और कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने का काम भी वह करेगा। अब सरकार क्या करेगी, सरकार पैसे लगाएगी। निजी क्षेत्र इस मामले में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाता है। EPC मॉडल के अंदर एक्सपर्टीज जरूर दे देता है निजी क्षेत्र, लेकिन वो कभी भी पैसे नहीं लगाता है। तो सरकार क्या करेगी, पूरा का पूरा पैसा सरकार के द्वारा ही लगाया जाएगा। फिर जितना भी जोखिम होगा, लोन महंगा हो गया, सस्ता हो गया, आग लग गई, बारिश आ गई, खराब हो गया, तो ये जब आपदाएं आती है तो उसका जोखिम भी सरकार का रहेगा। अब जगह जगह परमिशन लेनी पड़ता है, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, पर्यावरण मंत्रालय से, हर मंत्रालय से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो क्लियरेंस लेने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की। इसमें निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियां कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, टेंडर की लागत सरकार निजी क्षेत्र को देती है तथा बाकी सब प्रकार की लागतें सरकार वहन करने के कारण सरकार पर वित्तीय भार ज्यादा पड़ता है। क्यों, क्योंकि सारी लागतें सरकार को ही भुगतनी पड़ती है। केवल टेंडर में जितनी राशि होती है एक्सपर्टीज के लिए, उतनी राशि सरकार उस निजी कंपनी को दे देती है, और EPC मॉडल के अंदर फिर वो प्रोजेक्ट सरकार का हो जाता है। एक छोटी सी बात आती है, कौन सी, कि आखिर सार्वजनिक निजी भागीदारी की जरूरत क्या है, क्यों है
किसकी? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी की आवश्यकता क्यों? पहली बात तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या संसाधन जितने भी हैं उनका पे दबाव बढ़ रहा है। जैसे छोटे छोटे रोड है, पहले वहाँ साइकिल से जाते थे, अब सब कारों से जाते हैं, इसलिए जाम लग जाता है। तो संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है, सरकार पर विकास का दबाव और खर्च बढ़ रहा है। ठीक है, कि सरकार पे दबाव बढ़ रहा है कि रोड बड़े होने चाहिए, विकास करो विकास करो, सरकार के पास इतना पैसा नहीं। निजी क्षेत्र द्वारा वित्त और तकनीकी प्रबंधन द्वारा संसाधनों का दक्ष और अनुकूलतम प्रयोग। मतलब यदि निजी क्षेत्र को शामिल करेंगे तो निजी क्षेत्र क्या है, बेहतर तरीके से काम करता है। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय क्या निजी क्षेत्र बेहतर तरीके से काम करता है, तो सरकार को भी वह बेहतर तरीके से काम लेने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना जरूरी है। और लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए सरकार के खर्च और समय की बचत के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमें, सार्वजनिक निजी साझेदारी की। एक मॉडल आता है टोल मॉडल। तीसरा मॉडल कौन सा, टोल मॉडल। इसके तहत क्या निजी क्षेत्र परियोजना को बनाता है। निजी क्षेत्र तो क्या करता है, परियोजना को बनाता है और टोल से अपनी लागत वसूल कर बाद में सरकार को ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, टोल से सरकार को टोल वसूल करेगा, टोल से जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट को क्या करेगा, सरकार को ट्रांसफर कर देगा। यह मॉडल क्या रोड निर्माण में अपनाया जाता है और इसकी अवधि कम से कम 25 से 30 साल होती है। कौन सी, टोल मॉडल। एक और होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। कौन सा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात करें तो ये नवीन प्रकार का तथा सबसे प्रसिद्ध पीपीपी मॉडल है। कौन सा, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें शुरुआती लागत का 40% सरकार देती है। क्या, शुरुआती जितनी भी लागत आएगी उसका 40% सरकार देगी तथा बाकी क्या निजी क्षेत्र को सहन करना पड़ता है। सरकार क्या 60% राशि जो प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर किस्तों में देगी, कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है उसका चलेगा, उसके बाद बाकी के 60% राशि देगी। इसमें क्या है, सरकार शुरू में केवल 40% पैसा ही देती है। अब इस परियोजना में जोखिम संबंधी क्लियरेंस, न्यायिक जटिलताएं, इन संबंधित सारे दायित्व सरकार के, और निर्माण रख रखाव संबंधी सारी जवाबदेही किसकी होती है, निजी क्षेत्र की। तो निजी क्षेत्र की में तो हिस्से में तो यह आता है निर्माण करना, रख रखाव करना, और सरकार के हिस्से में क्या आता है, जोखिम, क्लियरेंस और जो भी न्यायिक जटिलताएं आती है ये सारी सरकार के हिस्से में आती है। तो जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसके हिस्से में वही आता है। इसीलिए सारी दुनिया में ये जो हमारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ये मॉडल सबसे ज्यादा चल रहा है। फिर आता है एक नया मॉडल। नया मॉडल कौन सा, स्विस चैलेंज। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत सरकार प्रोजेक्ट में रुचि लेने वाले निजी निवेशकों के बीच में प्रोजेक्ट की बोली लगवाती है। क्या, प्रोजेक्ट सामने रख देगी, सबसे बोली लगवाएगी, बोली लगवा कर फिर सबकी डिटेल ले लेती है, फिर किसी थर्ड पार्टी, निष्पक्ष पार्टी से राय मशवरा करती है, फिर उसके माध्यम से क्या करती है, जिसने सबसे कम कीमत पे अच्छी गुणवत्ता देने की गारंटी दी है तो उसके पक्ष में निर्णय ले लिया जाता है, जो कम पैसे लेगा और सबसे बेहतर काम करेगा। इसे बोली प्रणाली या बिड सिस्टम भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या है, जो बोली लगाएगा कम पैसे के अंदर बेहतर कार्य करेगा उसको क्या है, वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फिर आता है, अब ये तो हमने मॉडल देख लिया, अब राजस्थान में ऐसा क्या चलता है तो चलते हैं जिसकी बात करें तो राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता के लिए संस्थानें कौन कौन सी। सबसे पहला आता है नोडल एजेंसी। तो वर्ष 2007-8 में आयोजना विभाग के अंतर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का सृजन किया गया था। क्या किया गया, पीपीपी एक प्रकोष्ठ बनाया है, हमारे सचिवालय के अंदर पड़ता है। सचिवालय में क्या है, एक सेल है, कमरा है, ये मान लीजिए, जिसको क्या होता है, क्या बोलते हैं, पीपीपी प्रकोष्ठ कहते हैं, जो कि सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के लिए क्या प्रयासों के साथ समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। अब ये क्या करता है, सीआईडी, ईसीआईडी और एसएलईसी इनके सचिवालय के रूप में भी काम करता है। अर्थात इनके जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इसी नोडल एजेंसी या पीपीपी प्रकोष्ठ में बैठते हैं। इन तीनों के बारे में अब जस्ट आगे पढ़ेंगे। पीपीपी सेल के आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव, जो पीपीपी का नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, कि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं। यह राज्य में विभिन्न विभागों की पीपीपी मॉडल से संबंधित श्रेष्ठ नवाचार, दिशा निर्देशों, योजनाओं से संबंधित योजनाओं आदि सहित समस्त सूचनाओं के संग्रह केंद्र के रूप में भी काम करता है। तो नोडल एजेंसी देख लीजिए, नोडल एजेंसी हमारी पीपीपी प्रकोष्ठ। अब बात करते हैं अनुमोदन समितियों की। किसकी, अनुमोदन समिति की। सबसे पहले अनुमोदन समिति आती है काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन सी आती है, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो आधारभूत परियोजनाओं, विशेषकर सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की
नीतिगत मामलों के निर्णय के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, ध्यान रखना सीआईडी या काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो इसकी अध्यक्षता में बुनियादी ढांचा विकास परिषद का गठन किया गया है। इसका बुनियादी ढांचा विकास परिषद या फिर जिसको कहते हैं सीआईडी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया है। अब सीआईडी क्या करती है? उन सभी पीपीपी परियोजनाओं जिनकी लागत 500 करोड़ से ज़्यादा है, लागत कितनी? 500 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर विभिन्न नीतिगत मामलों पर निर्णय करके उन पर अनुमति देती है। तो ये क्या हमारे काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीआईडी, अध्यक्षता कौन करता है? हमारे मुख्यमंत्री साहब। फिर आती है हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईसीआईडी। तो राज्य सरकार के द्वारा सीआईडी के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए, ठीक है, सचिव मतलब राज्य सरकार का जो सचिव है उसकी अध्यक्षता में बुनियादी ढांचा विकास हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति अर्थात ईसीआईडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हिंदी में कहे तो क्या उच्च अधिकार प्राप्त समिति ईसीआईडी का भी गठन किया गया। इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति के द्वारा बुनियादी ढांचा विकास परिषद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना, प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीति पत्रों की सिफारिश प्रस्तुत करने के साथ सीआईडी के कार्यों के क्रियान्वयन के निगरानी अर्थात फॉलो भी किए जाते हैं। अर्थात अब मुख्यमंत्री तो सारे कार्य करेगा नहीं, अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्या करते हैं? ईसीआईडी का गठन करते हैं। जो परियोजनाएं पास हो चुकी है सीआईडी के तहत 500 करोड़ से जिनकी राशि अधिक थी, उनके क्या सुपरविजन, फॉलोअप, उनके लिए सिफारिशें, ये सब करने का कार्य कौन करेगा? हमारे ईसीआईडी। बात करें हम आगे, तो परिषद के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य जो कार्यवाही है भी समिति के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। आयोजना विभाग परिषद समिति के सचिवालय के रूप में काम करता है। आयोजना विभाग क्या करता है? यहाँ पे हमारे जो ये परिषद है इसकी समिति सचिवालय के रूप में भी काम करेगा। फिर आता है हमारा एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, मतलब एक एम्पावर्ड कमेटी है जो क्या करती है? रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट देखती है। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तो ये हमारे ये भी क्या है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग कौन होता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, मतलब पीडब्ल्यूडी इसका क्या होता है? प्रशासनिक विभाग होता है। अब बात करेंगे स्विस चैलेंज प्रस्ताव के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी। इस कमेटी का गठन की बात करें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है। यह स्विस चैलेंज पद्धति के अंतर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार और परीक्षण करके स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये क्या करती है? स्विस चैलेंज पद्धति के अंतर्गत प्राप्त जो परियोजना प्रस्ताव उन पर विचार करती है, फिर उनका परीक्षण करके स्वीकृति प्रदान करती है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग में हमारा आयोजना विभाग ही होता है। अब आती है हमारी कार्यकारी एजेंसी। थर्ड क्या आती है? कार्यकारी एजेंसी। तो पहला हमने नोडल विभाग देखा, दूसरा स्वीकृत समितियां देखी, फिर तीसरा हमारा था संबंधित प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस या फिर पीपीपी मॉडलिटी के अंतर्गत क्या परियोजनाओं की पहचान, विकास, क्रियान्वयन के लिए सक्षम। ये तो हमने देख लिया। अब उपक्रमों की बात करते हैं। निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ, निजी क्षेत्र सहभागी के साथ राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से संयुक्त उपक्रम किए जा रहे हैं, तो उनकी बात करें। पहला आता पीडी कोर लिमिटेड। क्या पीडी कोर लिमिटेड? पीडी कोर लिमिटेड राजस्थान के बुनियादी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश की सुविधा के लिए, क्या निजी क्षेत्र के निवेश की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इनके बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में दिसंबर 1997 में विकसित की गई थी। पीडी कोर की स्थापना कब की गई थी? 1997। ये कंपनी क्या करती है? शहरी नवीनीकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग, शहरी परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के रूप में काम करती है। कौन? पीडी कोर। स्थापना कब हुई? दिसंबर 1997 में। और किसके द्वारा? राज्य सरकार, राजस्थान सरकार और IL&FS के द्वारा की गई है। फिर आता है रेड कोर लिमिटेड। किसकी? रेड कोर, RID कोर लिमिटेड। रेड कोर को राज्य में बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2004 में राजस्थान सरकार और IL&FS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके बीच में संयुक्त उपक्रम की कंपनी के रूप में विकसित किया गया है। फिर आती है हमारी सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। क्या? सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। इसे भड़ला जोधपुर में 1000 मेगावाट के सोलर पार्क के चरणबद्ध विकास के लिए वर्ष 2014 में स्थापित किया गया है।
सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड की बात करें तो भड़ला जोधपुर में क्या किया गया, 1000 मेगावाट के सोलर पार्क के चरणबद्ध विकास के लिए 2014 में इसको स्थापित किया गया। फिर एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, तो जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सोलर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में इसे विकसित किया गया। कब? 2014 में इसको विकसित किया गया। फिर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की बात करें तो जोधपुर, भड़ला और जैसलमेर में 2000 मेगावाट के सोलर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2015 में इसे विकसित किया गया। तो हमने देख लिया निजी क्षेत्र के साथ कौन कौन से कैसे कैसे भागीदारी की जा रही है। अब बात करें परियोजना विकास कोष की। किसकी बात करें? परियोजना विकास कोष की बात करें तो निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष 2003 में प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए 4.5 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया था। क्या शुरू में 4.5 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया था 2003 में, जिसे बाद में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब निजी क्षेत्र के सहयोग से आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष 2011 में 25 करोड़ के प्रारंभिक कोष से राजस्थान आधारभूत संरचना विकास परियोजना विकास कोष बनाया गया था, जिसे 18 जून 2015 से निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति संबंधित जो प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट या बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इनके तहत क्या केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करें भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि IIPDF। भारत सरकार ने नवंबर 2022 में भारत सरकार ने नवंबर 2022 में मौजूदा IIPDF को पुनर्गठित करके एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया है। क्या कर दिया है? केंद्र क्षेत्र की एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम के रूप में इसको बदल दिया है, जिसका कुल परिव्यय कितना 150 करोड़ रुपये। यह योजना 2022-23 से 24-25 तक 3 साल के लिए काम करेगी। और IIPDF की बात करें, इस योजना के अंतर्गत परियोजना प्रायोजक अधिकारी को वित्त पोषण PPP परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, जिसका उपयोग परियोजना विकास लागतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत परामर्शदाताओं और लेन देन सलाहकारों को लेन देन सलाहकारों की लागत को वित्त पोषित किया जाता है। जितना भी पैसा लगेगा परामर्शदाताओं को, लेन देन सलाहकारों को, तो इनमें पैसा दिया जाएगा। IIPDF योजना के तहत एकल प्रस्ताव जिसमें परियोजना, लेन देन सलाहकार, सेमिनार, कार्यशाला, व्यावसायिक सेवा कर, इन सब के लिए अधिकतम 5 करोड़ का पैसा दिया जाएगा। और 5 करोड़ से अधिक की किसी भी वित्त पोषण की आवश्यकता को परियोजना प्रायोजक प्राधिकार के द्वारा खुद सहन किया जाएगा। 5 करोड़ तक तो सरकार दे देगी, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर उसे खुद को सहन करने पड़ेंगे। अब IIPDF योजना के तहत वित्त पोषण परियोजना प्रायोजक एजेंसी के द्वारा अर्जित किए माइलस्टोन के आधार पर किया जा सकता है, और इस तथ्य को देखते हुए यह गैर वसूली योग्य होता है, अर्थात इसमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं, एक चीज़ है सौदा सलाहकार सेवाओं की। तो राज्य के सौदा सलाहकार सेवाएं वित्तीय, तकनीकी, कानूनी की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन मार्ग के माध्यम से सक्षम किया गया है। अब आता है एक चीज, वायबिलिटी गैप फंडिंग। सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में सामाजिक क्षेत्र में PPP को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के अंतर्गत सामाजिक लाभ की परियोजनाओं में घाटा होने पर निजी क्षेत्र को गैप फंडिंग के द्वारा राशि हस्तांतरित की जाती है, और ये भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सी? वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब बात करेंगे मॉनिटरिंग क्रियाविधि की। तो राज्य की PPP परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से परियोजना अधिकारी के स्तर पर मासिक और विभागीय स्तर पर मासिक और त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। तो परियोजना अधिकारी के स्तर पर तो मासिक, और विभागीय स्तर पर त्रैमासिक या फिर मासिक, इस आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है कि जो परियोजनाएं चल रही है। फिर बात करें अन्य समर्थनकारी प्रयास की बात करें, राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता संशोधन नियम 2015, इसके प्रावधान के अनुसार स्विच विधि के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है। एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में करते हैं? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करते हैं।
पिछले 4 वर्षों में राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम और नीतियां घोषित की गई, जो राज्य में कारोबार करना आसान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि वास्तविक परिणामों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार हो सके। अब पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में कौन कौन सी सहायता मिल रही है देखते हैं। पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में इनके द्वारा सहायता मिल रही है। पहला आता है सड़क विकास नीति 2013। सड़क विकास नीति 2013 की बात करते हैं। राजस्थान वर्ष 1994 राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में निर्माण, परिचालन, हस्तांतरण आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने के लिए तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए संसाधनों की कमी को तेजी से दूर करने और समग्र रूप से दक्षता के लिए विकास के पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित किया गया है। त्वरित निर्णय लेकर परियोजनाओं की क्रियान्विति व्यवस्थित रूप से करने के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हाल ही के वर्षों में सड़क क्षेत्र के अनेक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। दूसरा आता हमारा एक कोष है। कोष की बात करें निधि तो फंड की, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004। राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए का सेस या उपकर लगाया गया है, जो ये पैसा क्या करेगा, सड़क कोष में काम आएगा। अब उपकर की बात करें, जो 1 रुपया हर पेट्रोल या डीजल पे लगेगा 1 लीटर पे, की दरों में समय समय पर संशोधन किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है। फिर बात करें तीसरा राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014। तो राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के हमारे उपयोग में सुविधा के साथ साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन, इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए 29 अप्रैल 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 बनाया गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 1 सितंबर 2023 से चालू हो गया। वर्तमान में 31 मार्च 2024 तक 57 राज्य राजमार्गों की देखरेख इसके अधीन है। किसके? राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014। फिर आता हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता वर्धन। क्या कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता वर्धन की बात करें तो राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की जरूरत है। इसके लिए आयोजना विभाग का पीपीपी सेल पीपीपी परियोजना की पहचान, उपायन, पोस्ट अवार्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने के लिए प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है। अब बात करते हैं संभावनाओं की। सार्वजनिक निजी सहभागिता योजनाओं की संभावनाओं की बात करें, सार्वजनिक निजी सहभागिता की परियोजनाएं त्वरित क्रियान्वयन को भी बढ़ावा देती है, अर्थात फटाफट काम होता है। इसमें कम लागत पे परिचालन और युक्ति संगत जोखिम रहता है, अर्थात जोखिम तो रहता है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा ही जोखिम रहता है। निजी प्रबंधन से जवाबदेही, रखरखाव और निष्पादन प्रोत्साहन होता है। अंततः सार्वजनिक निजी सहभागिता से लोक सेवाओं के बेहतर प्रदाय और सार्वजनिक क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाया गया है। हम संभावनाएं देख रहे हैं इसकी। आधारभूत क्षेत्रों की पर्याप्त क्षमता से उच्च उत्पादकता, परिवहन और अन्य संसाधनों की लागत में कमी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। राजस्थान सरकार ये महसूस करती है कि भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के निर्बाध प्रावधान से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जो क्या करता है, प्रदेश की उन्नति और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देता है। बात करें आगे तो सामान्यतः राज्य सरकार के द्वारा अपने विभागों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं के द्वारा बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ये भी मानती है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सार्वजनिक निजी सहभागिता निस्संदेह क्या करती है, निजी पूंजी आकर्षित करने, निजी क्षेत्र को अधिष्ठापित करने के लिए एक उपयुक्त मार्ग के रूप में उभर रही है। कौन? हमारे निजी क्षेत्र। सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के मध्य एक भागीदारी सतत विकास को संबल प्रदान करने
गरीबी को कम करने, अंततः लोगों के लिए अधिक समृद्धि का पोषक बन रही है। राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार के राजस्थान 2020 विजन दस्तावेज के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाकर 12% प्रति वर्ष बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है। लक्षित विकास दर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने परिसंपत्तियों के सृजन और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यवस्था के लिए पर्याप्त निवेश आकर्षित करने और सार्वजनिक निजी सहभागिता आधारित व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? निजी निवेश दक्षता को गतिशील कर न्यूनतम लागत पर सेवाएं सुलभ कराना है। हालांकि सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं की सफलता काफी हद तक है उपयुक्त वातावरण जिसमें नीति और नियामक तंत्र दोनों चीजें शामिल है, इस चीज पर निर्भर करती है। कुछ प्रायोगिक सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य, विद्युत वितरण, शहरी जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, आर्थिक रूप से कमजोर अल्प वर्ग हेतु किफायती आवास निर्माण, इन क्षेत्रों में बहुत सारे चरणों में ये चल रही है। राजस्थान में विकास की असीम संभावनाएं मौजूद है, जिन्हें क्या अवसंरचना निर्माण पूंजी निवेश के द्वारा उत्पादक बनाया जा सकता है। राज्य में सरकार के द्वारा परिसंपत्तियों के सृजन, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त निवेश आकर्षित करने के लिए बहुत सारी सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल अपनाए जा रहे हैं। तो हमने बहुत सारे मॉडल देखे थे राजस्थान के अंदर तो मॉडल थे वो हमने देखे, वो काफ़ी अच्छे थे। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक निजी सहभागिता के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहली बात, प्रोजेक्ट की अनुमति लेने में विलंबता आती है। भूमि अधिग्रहण में बहुत सारी दिक्कत आती है। जमीन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सरकार मानती नहीं है, जमीन किसान मानते नहीं है, सब कोई ना कोई आंदोलन चलते रहते हैं जब भूमि लेने की बारी आती है। इस चक्कर में तो हमारी पेप्सिको कंपनी भारत छोड़ के चली गई। जोखिम आवंटन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन न होने के कारण निवेशकों में असुरक्षा का भाव रहता है। वित्त पोषण और वायबिलिटी गैप फंडिंग से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं। बात करें पीपीपी मॉडल के द्वारा विकसित परियोजनाओं की गुणवत्ता, भुगतान और मशीनरी में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ पीपीपी मॉडलों का अपग्रेडेशन नहीं हो पाता। टेंडरिंग और स्विच चैलेंज में भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। अपने जो आरे प्यारे होते हैं उनको ही मॉडल या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की जाती है। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कार्यों में विलंबता आती है, रुकावट आती है। क्लियरेंस से जुड़े कई बार मुद्दे अटक जाते हैं, जैसे पर्यावरण, श्रम, भूमि, इनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो क्या प्रोजेक्ट को अटका देते हैं। अब इसकी आलोचना की बात करें तो इसमें क्या पारदर्शिता का अभाव, स्विच चैलेंज और टेंडरिंग में भ्रष्टाचार रहता है। पर्यावरण दोहन, श्रम शोषण, दुरुपयोग, भूमि का अधिग्रहण, कृषकों का शोषण, ये भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, ये हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक निजी सहभागिता में कौन कौन सी कमियां। पहली बात तो पारदर्शिता का अभाव आता है, इसके अंदर कई बार मॉडल किस तरह काम कर रहा है, किस तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये पारदर्शिता कम रहती है। स्विच चैलेंज रहता है, जो सबसे कम पैसे देगा वैसे को मॉडल मिल जाएगा, चाहे वो कितना ही घटिया माल यूज कर ले। टेंडरिंग में भ्रष्टाचार, फिर भ्रष्टाचार तो रहता ही है। किसानों का शोषण होता है, भूमि ली जाती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। श्रमों अर्थात मजदूरों का शोषण होता है, पर्यावरण का दोहन कर लेते हैं। लाभ के लिए प्रोजेक्ट की गुणवत्ता से समझौता कर देते हैं, बोलते कुछ और है और लगा कुछ और देते हैं। जवाबदेही का सशक्त तंत्र नहीं है, अर्थात जवाबदेही किससे ली जाए। कई बार पुलियाएं टूट जाती है, कई बार रोड टूट जाते हैं, तो पूछा किससे जाए कि ये इसकी गलती किसकी है। एक उपयुक्त नीति न होने के कारण परियोजनाओं में एकरूपता का भी अभाव है। अब बात करें पीपीपी पर, अर्थात सार्वजनिक निजी सहभागिता पर केंद्र सरकार के द्वारा केलकर समिति का गठन किया था, उसने कुछ सिफारिशें दी। वो कौन कौन सी है? पीपीपी में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? परियोजनाएं हैं तो परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सशक्त तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सशक्त तंत्र बनना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए। क्लियरेंस से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका शीघ्र समाधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियरेंस से जुड़े हुए मुद्दों का शीघ्र समाधान होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों जैसे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा आदि के लिए अलग अलग पीपीपी मॉडल बनाए जाने चाहिए और उनको अपनाया जाना चाहिए। फिर बात करें आगे, तो पीपीपी परियोजनाओं को सरकार के द्वारा शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए, उनके भुगतान रोके नहीं जाने चाहिए। पीपीपी संबंधी योजनाओं संबंधी जो विवाद हैं उनके तीव्र निस्तारण के लिए अलग
विवाद निपटान मंच भी होना चाहिए, जहां यदि कोई मुद्दा आता है तो कम समय में वो मुद्दे सॉल्व होने चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सस्ती फंडिंग के विकल्प तलाशे जाने चाहिए। तो इस तरह आज हमने पीपीपी मॉडल के इससे संबंधित सारी बातों को जानने की कोशिश की, सारे मॉडल को जानने की कोशिश की, राजस्थान में किस तरह कार्य करता है ये जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।